में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली, दाऊद इब्राहिम की हत्या की कोशिश और दूसरी, कोरोना वायरस की वापसी। दाऊद इब्राहिम और कोरोना दोनों ने ही भारत का बड़ा नुकसान किया है। खबर है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जान से मारने की कोशिश की गई है और वो अभी रांची के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने दाऊद को हमेशा से ही इतने कड़े पहरे में रखा है कि उसके बारे में सही खबर का पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन जब से खबर आई है तब से दाऊद इब्राहिम को लेकर भारत में भी और पूरी दुनिया में चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं, क्योंकि भारत के लोग दाऊद इब्राहिम से नफरत भी बहुत करते हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों में उसकी अंडरवर्ल्ड डॉन की छवि देख देख कर उससे आकर्षित भी बहुत है। इसलिए आज सबसे पहले हम आपको सीधे पाकिस्तान लेकर चलेंगे और बताएंगे कि दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरों में कितनी सच्चाई है और वो कौन व्यक्ति है जिसने दाऊद इब्राहिम के खाने में जहर देकर उसे मारने की कोशिश की है। इसके बाद आपको भारत में कोरोना वायरस की वापसी का एक विश्लेषण दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कोरोना काल का वो भयानक दौर फिर से लौटने वाला है और क्या आपके जीवन में मास्क की एंट्री फिर से होगी। केरल में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया है, जिसकी वजह से वहां पर कोरोना के मामलों में अचानक से वृद्धि हो गई है और 5 लोगों के मरने की खबर भी है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि मामला गंभीर है। और कर्नाटक की सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को सलाह दी है कि वो मास्क पहनना अब शुरू कर दें। क्या ये कोरोना वायरस आप तक भी पहुंच सकता है और आपको इससे बचने के लिए अब क्या करना होगा, आज यही खबर हम आपको बताएंगे। और ये खबर ऐसी है जिसे आपको आज बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और आखिर में आपको बनारस में रहने वाली 10वीं पास लखपति दीदी से मिलवाएंगे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला और प्रधानमंत्री ने उसे सीधे चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया। फिर क्या हुआ ये आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान से खबर आ रही है और खबर यह है कि उसके खाने में किसी ने जहर मिला दिया, यानी दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और अभी वो अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। इस खबर को लेकर 5 बड़े दावे किए जा रहे हैं और याद रखिएगा, मैं दावा शब्द यहां इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये अभी सिर्फ दावे हैं। पहला दावा यह कि दाऊद इब्राहिम की हालत अब बहुत नाजुक है और उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी वो खतरे से बाहर नहीं है। दूसरा दावा यह है कि कराची में अस्पताल के जिस फ्लोर पर दाऊद इब्राहिम को भर्ती किया गया है, उसका इलाज चल रहा है, उसे सुरक्षा कारणों से सील कर दिया गया है और दाऊद का इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी किसी से मिलने या बात करने की इजाजत नहीं है, यानी वहां पर सेना का और आईएसआई का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। तीसरा दावा यह है कि इस घटना के बाद से पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं लगभग बंद कर दी गई हैं। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया ने यह बताया है कि असल में ये इंटरनेट बंद करने का कारण वहां एक दिन पहले इमरान खान की पार्टी की एक वर्चुअल रैली थी, जिसे देखते हुए सरकार ने इंटरनेट को पूरे देश में बंद कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के ही कुछ पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि सरकार दाऊद इब्राहिम की खबर को दबाने के लिए भी ऐसा कर सकती है, हालांकि इसकी संभावना कम दिखती है। चौथा दावा यह है कि दाऊद इब्राहिम को जहर उसके कराची में स्थित घर पर दिया गया और कराची में दाऊद इब्राहिम जिस घर में रहता है उस घर की तस्वीरें आज हमारे पास हैं और इस इलाके का नाम है क्लिफ्टन, जो कराची में है। ये वहां का एक बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका माना जाता है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कराची में रशियन कॉन्सुलेट के पास एक बहुत बड़ा बंगला है जहां दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ रहता है और इसी घर में कहा जाता है कि उसे जहर दिया गया, जिसके बाद अभी वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। अपनी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो जो गोल आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये दाऊद का घर है कराची शहर में। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि दाऊद के सभी रिश्तेदारों को आईएसआई के एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है और इनमें पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद का भी नाम है। जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद का निकाह दाऊद इब्राहिम की बेटी से हुआ है और इसलिए
जावेद मियांदाद के परिवार को भी अब कहा जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और रावलपिंडी में ही आज शाम को पाकिस्तान की सेना ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक की है, जिससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कुछ तो ऐसा है जिसे दुनिया से छुपा रहा है और ये बात वहाँ के पत्रकार और वहाँ का मीडिया भी कह रहा है। इनमें पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काज़मी का भी नाम है, जिन्होंने सबसे पहले इस खबर की जानकारी अपने वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर दी थी और आरजू काज़मी इस समय सीधे मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं पाकिस्तान से। आरजू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब से आपने दाऊद इब्राहिम को जहर देने के बारे में ये वीडियो बनाया है, आप पूरे भारत में भी, हिंदुस्तान में भी आप बहुत मशहूर हो गई हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस समय लोग सिर्फ दाऊद इब्राहिम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जानने की भूख इतनी ज़्यादा है कि वो जानना चाहते हैं सीधे आपसे कि असल में दाऊद इब्राहिम के साथ क्या हुआ है और आप लेटेस्ट जानकारी इस समय पाकिस्तान से हमें क्या दे सकती हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में, और आपका शो मैं बहुत देखती हूँ और बहुत पसंद भी है। तो मैं बिल्कुल आज आपको यही बताने लगी हूँ कि अभी तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस खबर की कंफर्मेशन मिले। कल क्योंकि इमरान खान की पॉलिटिकल रैली भी थी ऑनलाइन और इसके साथ साथ दाऊद इब्राहिम की न्यूज़ भी साथ निकली और उसके फ़ौरन बाद गवर्नमेंट की तरफ से शाम होते ही जो है वो इंटरनेट जो थी वो सर्विस प्रोवाइडर को कहकर इंटरनेट सर्विसेज डाउन करवा दी गई। ना तो ट्विटर चल रहा था, ना यूट्यूब चल रहा था और ना ही कोई किसी किस्म का काम अपना कर पा रहा था। ये देखकर लोगों काफ़ी परेशान हुए और उन्होंने चेक किया तो पता चला कि दाऊद इब्राहिम की न्यूज़ भी थी और साथ साथ इमरान खान की भी न्यूज़ भी साथ साथ ही चली थी। अभी तक जिन लोगों ने भी उस वक्त काम किया, तकरीबन 10 घंटे ये सर्विसेज जो हैं वो डाउन रही और जिन लोगों ने उस वक्त काम किया उन्होंने VPN इस्तेमाल किया था, इस वजह से वो अपनी न्यूज़ या वीडियो लगा पाए। गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई सफाई अभी तक नहीं दी गई है कि आखिर इंटरनेट डाउन क्यों हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था, कोई रीज़न इन्होंने नहीं दिया है। और जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है तो मेरे ख्याल है हिंदुस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं आपके जैसे, जिन्हें बहुत कुछ पता है, वो यकीनन इस बात को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि पाकिस्तान कभी भी इस बात को एक्नॉलेज नहीं करेगा। अगर ये खबर सच्ची भी हुई, जो कि अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन अगर ये खबर सच्ची भी निकल आई तब भी पाकिस्तान हरगिज एक्नॉलेज नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में था या कराची में था और वहाँ पे कहा जा रहा है फूड पॉइजनिंग का भी नाम लिया जा रहा है, पॉइजन का भी नाम लिया जा रहा है। क्योंकि ऐसा कहने से हमारी जो पहले बातें हम करते रहे हैं कि वो तो दुबई में है, यहाँ है ही नहीं, उन सब चीज़ों से या हमें उसका कुछ अता पता नहीं, वो सारी चीज़ें हमारे गले पड़ जाएंगी। जी आरजू, देखिए इस समय पाकिस्तान भी पूरा हमें दिख रहा होगा क्योंकि आप पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हैं और हिंदुस्तान भी दिख रहा है। तो ये इस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक आप कह सकती हैं कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से हमारी और आपकी बातचीत है जो हम दाऊद इब्राहिम के बारे में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पास जितनी भी जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि आपने भी सबसे पहले वो वीडियो बनाया, यूट्यूब पर आपने डाला, जिसके बाद ये पूरी चर्चा शुरू हुई, आपको क्या लगता है वहाँ बैठकर, और आप इस समय इतना खुलकर बात कर रही हैं तो आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। आप हमसे दाऊद इब्राहिम के बारे में ये बात कर रही हैं, पाकिस्तान की सेना भी इस समय सुन ही रही होगी। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सुन रही होगी और सुनाई करती है और मेरा ख्याल है एज अ जर्नलिस्ट मुझे ये बात खुलकर ही करनी चाहिए, क्योंकि ये वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान को हमेशा नुकसान हुआ है। और कई बार अब पाकिस्तान जो है वो ये भी कह चुका है कि उन्हें हिंदुस्तान से बात करनी है, ट्रेड करनी है, ताकि इसी वजह से नवाज शरीफ साहब को भी वापस लाया गया। लेकिन आपके मिनिस्टर्स का कहना ये है कि जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगी तब तक पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती। और इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि जो मुसलसल अननोन गनमैन वाली टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, शायद वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की अपनी है, ताकि इस तरह के लोगों का सफाया किया जाए, ये सबूत दिया जाए, ये प्रूफ किया जाए कि अब पाकिस्तान इस तरह के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अभी तक तो यही कहा जा रहा था इनके राइट मैन को मार दिया है, कभी कोई इस किस्म की बात हो रही थी कि ये किसी भी जो है किसी किस्म के अटैक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। लेकिन कई लोग पाकिस्तान में भी ये कह रहे थे कि जो इनके हेड है, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, उनके ऊपर हाथ कब डाला जाएगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये खबर उससे भी रिलेटेड हो और हमें बहुत इंतजार है, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें इस खबर के आखिर तक हम जा सकें और पता लगा सकें कि हुआ क्या है। जी आरजू, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि अब ये पुराना दाऊद इब्राहिम नहीं रहा,
ये 67-68 साल का दाऊद इब्राहिम है। भारत में तो लोगों ने दाऊद इब्राहिम पर इतनी फिल्में देख ली हैं, उसे आज भी लोग अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह समझते हैं, सोचते हैं कि वो बड़ा पावरफुल है। लेकिन हमने ये इस तरह की खबरें भी सुनी हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा बताती हैं कि अब ये दाऊद इब्राहिम वो दाऊद नहीं रहा, अब असल में ये पाकिस्तान पर भी एक बोझ बन गया है और पाकिस्तान दाऊद को कभी भी भारत को सौंपेगा नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान की प्रोटेक्शन में दाऊद की हत्या हो जाती है, यानी इसका मर्डर हो जाता है या और कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बदनामी होगी, यानी एक लाइबिलिटी है पाकिस्तान के लिए। क्या ऐसा लगता है आपको कि पाकिस्तान खुद भी ये कोशिश कर सकता है कि वो दाऊद को एलिमिनेट करे? देखिए, ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन ये बात सिर्फ दाऊद तक नहीं है, बाकी भी हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई दूसरे जो टेररिस्ट हैं, वो भी अब पाकिस्तान उनसे भी अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। और उसकी रीजन यही है कि एफएटीएफ हो, चाहे हमारा वर्ल्ड बैंक हो, हर जगह पे, इवन चाइना भी अब पाकिस्तान से शिकायत कर रहा है कि इस किस्म के लोग जो है पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। तो अपना एक क्लीन इमेज बनाने के लिए इस तरह के लोगों को एक एक करके खत्म तो करना पड़ेगा। लेकिन बाकी लोगों को तो चले हम मान सकते हैं क्योंकि वो हमारे ही सिटीजन हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान बिल्कुल अपने सर नहीं ले सकता। वो एक इंडियन सिटीजन है और आज भी वो यही कहलाता है, इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि वो यहाँ नहीं, दुबई में। लेकिन जब भी कोई इस किस्म का हादसा होता है या जब भी कोई इस किस्म की न्यूज निकलती है तो यही पता लगता है कि वो यहीं कहीं पर है। तो अब अगर वो यहाँ मारा गया या किसी भी वजह से, किसी बीमारी से भी अगर वो मर गया, तो पाकिस्तान यकीनन इस बात को हरगिज एक्नॉलेज नहीं करेगा, हरगिज नहीं बताएगा कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इससे तो हमें वो जो कहते हैं ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि दाऊद वहीं है, अस्पताल में है और इस समय उसकी हालत जो है वो बहुत सीरियस है? मैं अभी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने जिन दोस्तों के साथ राब्ते में हूँ जो मुझे कराची से या कहीं से बता सकेंगे, उन्होंने अभी तक मुझे कुछ कंफर्म नहीं किया है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ कंफर्म होगी, चाहे जो भी हो, मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। जी आरजू, बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको हिंदुस्तान में भी बहुत लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं और हमारी और आपकी जो बातचीत हुई है दाऊद इब्राहिम के बारे में, इसमें पाकिस्तान के लोगों की भी दिलचस्पी है और इसमें हिंदुस्तान के लोगों की भी बहुत दिलचस्पी है। और जल्दी से जल्दी हम ये उम्मीद रखेंगे कि आप एक बार फिर से कोई पक्की खबर के साथ हमारे साथ फिर जुड़ेंगी और हमें दाऊद इब्राहिम के बारे में जो कोई पक्की खबर आपके यहाँ से जो है जल्दी जल्द मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड इट वॉज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माई शो। थैंक यू सो मच। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि दाऊद इब्राहिम को बहुत कड़े पहरे में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई रखती है और वहां से कोई भी खबर निकालना बहुत आसान नहीं है। ये खबर तो निकली कि दाऊद को जहर दे दिया गया है और अब वो अस्पताल में है, लेकिन अभी भी इसके बाद क्या हुआ, क्या कंफर्मेशन है, ये अभी तक वहां से खबर नहीं आ रही है। ऐसी खबरें हैं कि दाऊद इब्राहिम इस महीने की 26 तारीख को अपने 68वें जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे जहर दे दिया और अब उसकी मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मीडिया में दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें इस तरह से आई हैं। इससे पहले 5 जून 2020 को भी यह कहा गया था कि कोविड से दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई। बाद में यह खबर गलत निकली। अगर और पीछे जाएं, 2017 में दाऊद इब्राहिम की हार्ट अटैक से मौत का दावा किया गया था। उससे पहले 2016 में, 2014 में, 2013 में भी दाऊद इब्राहिम की मौत का दावा हो चुका है और हर बार ये खबरें गलत निकलती हैं और हर बार ही भारत में इन खबरों की बड़ी चर्चा होती है। और इस बार तो इन खबरों पर लोग इसलिए भी यकीन कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के अभी आजकल बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। भारत के जो 48 मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में छिपे हैं, उनमें से 22 आतंकवादी पिछले कुछ महीनों में मारे जा चुके हैं और जिस तरह से ये आतंकवादी मारे गए, उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर सही भी हो सकती है। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और शायद पुष्टि होगी भी नहीं अगले कुछ दिनों तक। असल में पाकिस्तान हमेशा से यह कहता आया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में रहता है और पाकिस्तान का उस पर कोई कंट्रोल नहीं, ना ही पाकिस्तान का कोई लेना देना है। इसलिए आज अगर पाकिस्तान यह कहता है कि दाऊद इब्राहिम को कराची में किसी ने जहर दे दिया, तो पाकिस्तान की अपनी ही पोल खुल जाएगी और वो अपने ही झूठ में बुरी तरह फंस जाएगा। इसलिए पाकिस्तान
पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की आईएसआई, वहाँ की सेना इस खबर को किसी भी कीमत पर बाहर लीक नहीं होने देना चाहती कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है या दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है, और वो भी पाकिस्तान में। यानी ये वैसा ही होगा जैसा एक ज़माने में ओसामा बिन लादेन के बारे में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान में नहीं है और बाद में वो पाकिस्तान में ही मारा गया। पाकिस्तान से असल में ये उम्मीद लगाना बेकार है कि वो कभी भी दाऊद इब्राहिम के बारे में सच बोलेगा, क्योंकि ये वो देश है जो सच बोल ही नहीं सकता। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि दाऊद से उसका कोई लेना देना नहीं, जबकि दाऊद इब्राहिम, उसकी पत्नी और उसके बेटे मोइन नवाज का पासपोर्ट कराची के ही एक एड्रेस पर बना हुआ है, और वो एड्रेस आज मेरे पास है, मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं वो क्या एड्रेस है आपकी स्क्रीन पर। वो है D13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5 क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान। ये देखिए, और जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं ये एक्सक्लूसिव खबर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। ये दाऊद इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम के परिवार का पासपोर्ट है। ये दाऊद इब्राहिम की पत्नी है जिनका पासपोर्ट इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये दाऊद इब्राहिम का बेटा है मोइन नवाज, ये उसका पासपोर्ट है, आप देखिए। और ये दाऊद की बहू है सानिया मोइन शेख, इनका पासपोर्ट भी आपकी स्क्रीन पर है। और इन सभी में पासपोर्ट का जो पता दिया गया है पासपोर्ट पर, ये वही पता है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब देखिए, जो आप देख रहे हैं ये दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट है, और दाऊद इब्राहिम की लेटेस्ट तस्वीर क्या हो सकती है, पासपोर्ट पर दाऊद इब्राहिम की कौन सी तस्वीर लगी है, ये इस समय आपकी स्क्रीन पर है। शायद अब से 5-10 साल पहले जब ये पासपोर्ट बना होगा दाऊद इब्राहिम का, तो लेटेस्ट तस्वीर उसकी ये रही होगी, और आपने कभी कल्पना नहीं की होगी जिस तस्वीर को अभी तक आप देखते आए हैं, ये वही दाऊद इब्राहिम है जो आपको यहां पर नजर आ रहा है। मैं पढ़कर आपको बता देता हूं, दाऊद इब्राहिम कास्कर इसका नाम है, लेकिन यहां उसका नाम है शेख दाऊद हसन के नाम से उसका पासपोर्ट बना है। डेट ऑफ बर्थ लिखी है 26/12/1955। फादर्स नेम लेट इब्राहिम कास्कर। हाइट बताई गई है 5 फुट 6 इंच, बिल्ट मीडियम। और नेटिव एड्रेस देखिए, नेटिव एड्रेस में लिखा हुआ है तालखेड़ डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, इंडिया, यह लिखा है। और प्रेजेंट एड्रेस में लिखा हुआ है क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान, D13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5। और इससे पहले के जो पासपोर्ट्स हैं उनकी डिटेल भी इस समय मेरे पास है जो मैं आपको बता सकता हूं। इंडियन पासपोर्ट नंबर जो था वो पहला पासपोर्ट इसका बना है 26/7/85 को, उसके बाद 4/6/85। इसके 3 पासपोर्ट हैं, और 1989 में भी इसने एक पासपोर्ट बनवाया था जो जेद्दा से बना था। तो ये सारी डिटेल्स आज हम आपको दिखा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट, उसकी कॉपी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और दाऊद इब्राहिम ने अपनी कौन सी तस्वीर अपने पासपोर्ट पर लगाई है, वो तस्वीर भी इस समय आप देख सकते हैं। दाऊद इब्राहिम फिलहाल कैसा दिखता है ये देख लीजिए। फिलहाल भारत की एनआईए में भी दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए और संयुक्त राष्ट्र ने लगभग 200 करोड़ रुपए का इनाम दाऊद इब्राहिम पर घोषित किया हुआ है। यहां एक बड़ी बात यह है कि आज से कुछ साल पहले तक जब भारत में कोई आतंकवादी हमला होता था तो इसके पीछे दाऊद का हाथ बताया जाता था। हर हमले के पीछे आपको याद होगा कहा जाता था कि इस हमले का मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम। लेकिन आज जब पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने का दावा किया जा रहा है तो इसके पीछे भारत का हाथ बताया जा रहा है, और इसी को हम समय का चक्र कह सकते हैं। एक जमाने में हर बड़े हमले में इसी का नाम आता था। और देखिए, मैं एक एक करके आपको उसके सारे परिवार का पासपोर्ट, उनकी सब डिटेल्स दिखा रहा हूं। अब देखिए, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र इसे आतंकवादी मानता है। संयुक्त राष्ट्र ने दाऊद इब्राहिम पर 200 करोड़ का इनाम घोषित किया हुआ है, और आज मैं यहां आज तक पर दाऊद इब्राहिम के सारे दस्तावेज, उसका पासपोर्ट, उसका पता, उसके परिवार के लोगों का पासपोर्ट की कॉपी, उनकी तस्वीरें,
और अगर आप चाहेंगे तो मेरे पास उनके बैंक अकाउंट्स के भी पूरी डिटेल्स हैं। ये सब कुछ अगर मेरे पास है, अगर यहां मौजूद है, तो आप सोचिए क्या ये संयुक्त राष्ट्र के पास नहीं होगा? क्या ये अमेरिका के CIA के पास नहीं होगा? दुनिया की जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके पास नहीं होगा? क्या ये डिटेल्स इंटरपोल के पास नहीं होंगे? और क्या इंटरपोल, CIA, संयुक्त राष्ट्र, ये एक दिन का काम है उनके लिए, 24 घंटे का काम है दाऊद इब्राहिम को पकड़ना। जब इतनी सारी जानकारी अगर मैं निकाल कर ला सकता हूं तो उनके लिए तो ये बहुत ही आसान काम होगा। और हम तो पाकिस्तान को भी आज ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस समय जितनी गरीबी छाई हुई है, जिस तरह पाकिस्तान की सरकार कर्जे में डूबी हुई है, पाई पाई के लिए मोहताज है, असल में पाकिस्तान की सरकार को दाऊद इब्राहिम को संयुक्त राष्ट्र को सौंप देना चाहिए और बदले में 200 करोड़ रुपए ले लेने चाहिए। ये 200 करोड़ रुपए पाकिस्तान के बहुत काम आएंगे। कहां पाकिस्तान एक पाई पाई के लिए मोहताज हो रहा है, यहां अगर वो चाहे तो 200 करोड़ रुपए में दाऊद इब्राहिम को बेच सकता है और पाकिस्तान का अगर बस चले तो वो इसमें पीछे भी नहीं हटेगा। भारत में दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर इसलिए इतनी चलती है, आपने भी देखा होगा, जब से खबर आई है लगातार ट्रेंड कर रही है, मीडिया में लगातार चल रही है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा राजनीतिक ये जो मुद्दा है, ये भी बहुत बड़ा रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे देश में दाऊद इब्राहिम से हमारे देश के लोग बहुत नफरत भी करते हैं और इसी देश में दाऊद इब्राहिम की एक अंडरवर्ल्ड डॉन वाली छवि से बहुत सारे लोग आकर्षित भी होते हैं और बॉलीवुड की फिल्मों से दाऊद इब्राहिम की पूरी जिंदगी लार्जर देन लाइफ नजर आती है। भारत में दाऊद इब्राहिम को लेकर 3 बातें बहुत आम हैं। पहली बात यह कि दाऊद इब्राहिम दुनिया के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन्स में से एक है और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी बात, दाऊद की डी कंपनी से बड़े बड़े गैंगस्टर्स और माफिया भी डरते हैं। तीसरी बात, दाऊद इब्राहिम एक जमाने में मुंबई पर राज करता था। उस जमाने के बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स दाऊद को कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कह सकते थे। 1980 और 90 के दशक में दाऊद की जो पार्टीज हुआ करती थी, उन पार्टियों में बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स शामिल हुआ करते थे और दाऊद इब्राहिम के साथ क्रिकेट के भी कई खिलाड़ियों को तब अक्सर देखा जाता था। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स दाऊद के यहाँ पर हाजिरी देने के लिए जाते थे और आज भी जब दाऊद इब्राहिम की बात होती है तो लोग दाऊद इब्राहिम को इन्हीं तस्वीरों से जानते हैं। यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह उस जमाने में शारजाह में खेले गए उस मैच की है जो वर्ष 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था शारजाह में, और वहां पर दाऊद इब्राहिम इस तरह यह मैच देखने के लिए आया था। और हमारे देश में न जाने कितनी पीढ़ियां दाऊद इब्राहिम की इसी तस्वीर को देखते देखते बड़ी हुई है। उसके बाद दाऊद इब्राहिम पर हमारे यहां बड़ी फिल्में बनी हैं और दाऊद इब्राहिम की एक लार्जर देन लाइफ छवि हमारे देश के लोगों के सामने फिल्मों के जरिए प्रस्तुत की गई। दाऊद इब्राहिम को बहुत पहले से यह बात समझ में आ गई थी कि भारत में 2 ही चीजें चलती हैं और वो है क्रिकेट और सिनेमा, और अगर उसने इन पर अपना प्रभाव जमा लिया तो वो रातों रात मशहूर बन जाएगा, लोग उसे कभी भूलेंगे नहीं। और बाद में यही हुआ, क्योंकि दाऊद को मशहूर होने का बड़ा शौक था। और अब एक समय ऐसा आया जब यह आरोप भी लगे कि बॉलीवुड की फिल्मों में दाऊद का ही पैसा लगा होता है, और कहा जाता है कि एक लंबे समय तक, कई दशकों तक दाऊद इब्राहिम ही बॉलीवुड को चलाता था, बड़ी बड़ी फिल्मों में उसका पैसा लगा होता था और किसी एक्टर या एक्ट्रेस को फिल्मों में काम तभी मिलता था जब दाऊद इब्राहिम का फोन आता था। दाऊद इब्राहिम अपने मनपसंद एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को अपनी फिल्मों में लेता था, पैसा लगाता था और एक तरीके से उन्हें रोजगार देता था। यहां बड़ी बात यह है कि जहां पहले बॉलीवुड पर दाऊद का एक नियंत्रण माना जाता था, वहीं दाऊद के भारत से फरार होने के बाद बॉलीवुड उससे और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया। 1990 से 2022 के बीच बॉलीवुड ने 20 से ज्यादा ऐसी बड़ी फिल्में बनाई जो दाऊद की असल जिंदगी से प्रेरित थी, और इन फिल्मों में दाऊद के प्रति लोगों के लिए एक ऐसा आकर्षण पैदा किया गया जिससे कहीं ना कहीं दाऊद लोगों की नजरों में एक ऐसा विलेन बना जिससे जनता मन ही मन काफी प्रभावित भी होती थी। उसका एक लार्जर देन लाइफ छवि उसकी लोगों के सामने आती थी और लोगों को लगता था कि दाऊद एक बहुत शक्तिशाली किरदार है, दाऊद बहुत शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन है और उसे कोई नहीं हरा सकता। आज दाऊद इब्राहिम की उम्र है 67 साल, 67 ईयर्स,
और अपनी मौत के डर से वो कराची के अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलता। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में लोग अब भी उसे एक अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में ही याद करते हैं, और इसका कारण है बॉलीवुड की यही फिल्में जिनमें दाऊद इब्राहिम के अपराधों को बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया गया और दाऊद की जिंदगी को लार्जर देन लाइफ स्तर पर आपके सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि बॉलीवुड के इस ऑब्सेशन की वजह से एक आतंकवादी को, एक अपराधी को लोगों की नजर में एक अंडरवर्ल्ड डॉन बना दिया गया। आज भारत में आम लोगों से लेकर मीडिया, यहां तक कि बड़े बड़े नेता भी दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड डॉन कहकर पुकारते हैं, जबकि दाऊद इब्राहिम को हमें सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी कहकर पुकारना चाहिए। यह एक अपराधी है और यह एक आतंकवादी है। वर्ष 1993 में मुंबई में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए और जिनमें 257 लोग मारे गए थे, उस आतंकवादी हमले के पीछे यही शख्स था दाऊद इब्राहिम। और यह 20वीं सदी में भारत में हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, जिसमें जैसा मैंने आपको कहा 250 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने दाऊद इब्राहिम को कभी आतंकवादी दाऊद इब्राहिम नहीं कहा, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बॉलीवुड की ही फिल्में और हमारे देश की राजनीति। आपको जानकर हैरानी होगी कि दाऊद इब्राहिम वर्ष 1986 में, यानी आज से 37 वर्ष पहले, भारत से दुबई के लिए फरार हो गया था। और उस समय देश में राजीव गांधी की सरकार थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। उस समय मुंबई पुलिस की एक टीम ने हत्या के एक मामले में दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने के लिए उसके ठिकाने पर रेड की। लेकिन दाऊद बहुत उस समय वेल कनेक्टेड था। दाऊद को इस रेड की जानकारी 10 मिनट पहले ही मिल गई, क्योंकि बहुत सारे मुंबई पुलिस के लोग तब दाऊद के साथ मिले हुए होते थे। इसलिए दाऊद भागने में कामयाब हो गया और ऐसा कहा जाता है कि वो पहले दिल्ली आया और दिल्ली होते हुए वो दुबई फरार हो गया। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि 2013 में जब हमारे देश में यूपीए की सरकार थी, उस समय भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर कराची में दाऊद इब्राहिम को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका नाम था सुपर बॉयज। इस खुफिया ऑपरेशन में कुल 9 कमांडोज शामिल थे जो कराची में दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए पोजीशन ले चुके थे, और उस दिन दाऊद इब्राहिम की मौत निश्चित थी। लेकिन उस समय इस टीम को एक फोन आया और आखिरी समय में उन्हें यह ऑपरेशन अबॉर्ट करने के लिए कह दिया गया, यानी ऑपरेशन को रोकने के लिए कहा गया। और ये यूपीए की सरकार के समय हुआ था। यह जांच का विषय हो सकता है कि यह फोन किसने किया और क्यों किया और कहां से आया। इसी तरह कहा जाता है कि वर्ष 1994 में भी दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने के लिए भारत सरकार की मदद मांगी थी। यह वो दौर था जब भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका के लिए भी दाऊद इब्राहिम एक बड़ा खतरा बना हुआ था, और दक्षिण अफ्रीका की सरकार चाहती थी कि भारत सरकार दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने में उसकी मदद करे। लेकिन कांग्रेस की उस समय की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के इस प्रस्ताव को भी नजरअंदाज कर दिया, और उसने दाऊद इब्राहिम के अलग अलग 18 नकली पासपोर्ट से जुड़ी वो जानकारियां भी दक्षिण अफ्रीका के साथ शेयर नहीं की जिनसे दाऊद को गिरफ्तार तब किया जा सकता था। यह 1994 की बात है। इन बातों का जिक्र अलग अलग पुस्तकों में और अलग अलग लेखों में किया गया है, और इन पर देश में पहले भी काफी बहस हो चुकी है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत में दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर ट्रेंड कर रही है, तब कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सोचिए, जो विपक्षी दल वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत की हार पर भी राजनीति करने का मौका नहीं छोड़ते, वो इतनी बड़ी खबर पर बिल्कुल खामोश रहते हैं। इसका कारण यह है कि विपक्षी दलों को पता है कि अगर उन्होंने दाऊद की मौत पर कुछ भी कहा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और प्रधानमंत्री मोदी को इसका फायदा मिल जाएगा, और लोग यही कहेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। आपको याद होगा, कनाडा में जब खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मारा गया और कनाडा की सरकार ने इस पर आरोप भारत सरकार पर लगाया उसकी हत्या का, तब भी विपक्षी दलों ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था, क्योंकि विपक्षी दल जानते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे प्रधानमंत्री मोदी को ही फायदा होगा। क्योंकि जब ये लोग कहेंगे कि खालिस्तानी आतंकवादी मारा गया या पाकिस्तान में छिपा कोई आतंकवादी मारा गया, तो लोग इसके लिए मोदी सरकार को श्रेय देंगे और अपने दुश्मनों के खात्मे के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करेंगे। इसलिए जो हर मुद्दे पर राजनीति ढूंढ लेता है वो इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। और दाऊद इब्राहिम हमारे देश में फिल्मों में छाया रहा, क्रिकेट के मैच में भी वो अक्सर दिखाई दिया करता था। उसने हमारे देश में आतंकवाद
के ज़रिए न जाने कितने परिवारों को तबाह किया। लेकिन दाऊद इब्राहिम राजनीति का भी विषय रहा है और हमारे देश में दाऊद पर बहुत राजनीति भी हुई है और आज भी लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि इस सरकार के रहते रहते दाऊद इब्राहिम या तो भारत वापस लाया जाए। दाऊद इब्राहिम की असली जगह भारत की जेल है और अगर वो नहीं तो फिर दाऊद इब्राहिम को कहीं से भी पकड़कर कम से कम उन परिवारों को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए जिन्हें दाऊद इब्राहिम ने हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया, जिनके सदस्यों को दाऊद इब्राहिम ने अलग अलग हमलों में जान से मार डाला। इसलिए दाऊद इब्राहिम को लेकर भारत इमोशनल तो है, भारत के लोग उससे नफरत भी करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह कभी हम कई बातें ऐसी होती हैं जिनको हम कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा भी होगा। दाऊद का भारत आना या दाऊद का मारा जाना भी एक ऐसा ही विषय है जिसे लेकर ज़्यादातर भारतीयों को ऐसा लगता है कि हमारे जीता जी हम ऐसा दिन कभी नहीं देखेंगे, लेकिन ये मुमकिन हो भी सकता है। अब आपको हम कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं।